नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चुनाव की सरगर्मी अब बिल्कुल उफान पर है। आपको पूरे देश में राजनेता अपने अपने मतदाताओं को रिझाते हुए दिखाई देंगे। अलग अलग नारे हैं, चाहे वो वोट के लिए जिहाद हो रहा हो या फिर मुख्तार अंसारी और आजम खान के खिलाफ हुए जुल्म का नारा लगाते हुए कुछ लोग वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, बंगाल से लेकर अलग अलग महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, तो कहीं अमित शाह पूरे आसाम में हैं, तो उधर राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी विपक्ष की तरफ से मोर्चा थामे हुए घूम रही हैं। लेकिन लोगों की निगाहें जहां अपने राज्य पर है, वहां सिर्फ 2 सीटों के बारे में भी जानने की रुचि हर आदमी को है। वो जानना चाहता है कि आखिर अमेठी और रायबरेली में क्या हो रहा है। एक के बाद एक कांग्रेस मीटिंग कर रही है। कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि अमेठी और रायबरेली पर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन लगता है जैसे आश्चर्य भी अब आश्चर्य को भी खत्म होते हुए देखना अजीब लग रहा होगा, क्योंकि उन बहन और भाई दोनों एक साथ उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, ये एकदम अलग दृश्य होता। और रायबरेली और अमेठी, जिनको परिवार की सीट कहा जाता है, जिसमें से रायबरेली तो अभी भी साथ निभा रही है, और पिछली बार अमेठी के मतदाताओं ने बताया कि वो अलग जा रहे हैं। उनका मिजाज अब अलग हो गया कि भैया जी आएंगे, हाथ हिलाएंगे, भले ही काम हो या ना हो, अमेठी वाले उनको जिताएंगे। ये पिछली बार के चुनाव में दिख चुका है। लेकिन प्रियंका गांधी, जिनका एक कैरियर आपको दिखाई देता है जब आप कांग्रेसियों से बात करते हैं या अलग अलग वेबसाइट पर जाकर मीडिया पर देखने की शुरुआत करते हैं, तो 1999 से उन्होंने अपनी माता सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार को न केवल संभाला, बल्कि 2004 में अपने भाई की जीत की रणनीति तैयार की। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़े काम जो किए, 2014 के एक नारे के साथ शुरू करते हैं कि उन्होंने उनके लिए एक जगह पर लगा था कि मैया रहती अब बीमार, भैया पर पड़ गया भार, प्रियंका फूलपुर से बनो उम्मीदवार, पार्टी का करो प्रचार, कांग्रेस सरकार बनाओ तीसरी बार। इतने सारे नारे 2014 से लग रहे हैं, और ये वही समय था जब प्रधानमंत्री मोदी का देश की या राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण हो रहा था। 10 साल हो गए हैं, विपक्ष कहीं दूर चला गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं को खोजने के लिए अब दूरबीन की जरूरत पड़ रही है। कई जगह पर तो राज्य में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो ASI से भी संपर्क कर सकते हैं कि आखिरी बार यहाँ मत जीतने लायक मत कब मिले थे। ऐसे में प्रियंका गांधी, जिनको जादू की छड़ी माना जा रहा था कि वो आएंगी, छुएंगी और कांग्रेस जैसे 100 साल से सोई हुई राजकुमारी उठकर खड़ी होगी और वो चलने लगेगी, तो ऐसा हुआ नहीं अभी तक। तो आखिर वो रणनीति क्या थी? जो लड़की थी, लड़ सकती थी, वो अब लड़की हैं, लड़ूंगी नहीं मैं क्यों हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कहते रहे अमेठी और उनको रायबरेली में आश्चर्य मिलेगा, यहाँ तक कि उनके नाम का भी अब एक शिगोफा छुड़ा कि वो लड़ेंगे। लेकिन क्या वजूहात हैं कि इस परिवार को, जब कभी प्रियंका गांधी का अगर हम लोग देखते हैं 2019 की तरफ थोड़ा सा झांकते हैं, तो एक वाक्य याद आता है कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ वाराणसी में जाकर चुनौती दूंगी। और ये चुनौती जीत का हुंकार की तरह उन्होंने कहा था। लेकिन 2019 से ठीक 5 साल बीत चुके हैं। 2024 में भी अपने परिवार की सीट पर उतरने से कतराती दिख रही हैं प्रियंका। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता बार बार गुहार कर रहे हैं कि आइए कांग्रेस को बचाइए। ऐसा क्या है उन सीटों में, क्या है इस परिवार की रणनीति, क्या है, और कांग्रेस क्यों बचाना चाहती है, क्यों सामने नहीं लाना चाहती? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर गुजरात से आकर, उनके लिए अक्सर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि 2 गुजराती और इस तरह के शब्द, वो यूपी में आके वाराणसी में, जो इस देश की भी या इस पूरे शुरुआत से चल रही संस्कृति की राजधानी कहा जाता है काशी, वहां से आके चुनौती देते हैं, तो खुद अपने गढ़ में क्यों नहीं लड़ते हैं प्रियंका और राहुल? ये सवाल आज
चारों तरफ गूंज रहा है। चलिए फिर इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी हैं, अनुपम मिश्र हैं वरिष्ठ पत्रकार इलाहाबाद से, और मेरे सहयोगी मोहित दुबे हैं। मोहित दुबे मतलब कांग्रेस के उस समय के साथी हैं जब वो तब भी कवर कर रहे हैं जब उनको कवर करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है 17 में से 15 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। मोहित, अभी जहां आप खड़े हैं मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं ताकि आप सूचना दे सकें दर्शकों को कि वो जो बहुप्रतीक्षित मीटिंग है जिसमें ये आखिर फैसला हो ही जाना है कि 3 दिन बचे हैं, तीसरा दिन आखिरी दिन होगा जिस दिन नॉमिनेशन होगा, तो आखिर रायबरेली और अमेठी का करने क्या जा रही है कांग्रेस? देखिए, यही तो लाख टके का सवाल है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर गांधी परिवार या ये कहें कि कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते खोल क्यों नहीं रही है। देखिए, लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, प्रियंका गांधी को रायबरेली से जो है चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी, लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी, आपको बता दें कि के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि देखिए, राहुल गांधी वायनाड जो है से लड़ रहे हैं, लेकिन वायनाड के मतदान के बाद वायनाड के अलावा अमेठी से भी वो लड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, पत्ते अभी खुले नहीं है। धीरेन्द्र जी, एक बड़ा मैसेज आपको दे दूं, एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं कि सीईसी की बैठक 3 दिन पहले हुई थी और 3 दिन की सीईसी की बैठक में उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस जब प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे और उनके साथ वहां की नेता मोना मिश्रा वहां पे पहुंची थी, तो महज 5 से 8 मिनटों के भीतर जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी और रिपोर्ट रखने के बाद वो बाहर आ गई। मीटिंग जब हो रही थी उसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीसी के तमाम मेंबरान थे। आप ये समझ सकते हैं कि अमेठी और रायबरेली को लेकर 8 मिनटों में ही, यानी सिर्फ 2 नाम थे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, 2 ही नाम वहां पे गए थे और 7 से 8 मिनट के भीतर जो है मीटिंग को खत्म कर दिया गया। तो वो कहीं ना कहीं एक बात थी कि इतनी जल्दी इस मीटिंग को खत्म क्यों कर दिया गया, चर्चा क्यों नहीं हुई नामों पे। लेकिन एक और बड़ी अब आपको खबर दे दूं कि सुखबुगाहट एक खबर और है और एक और बात को लेकर हो रही है कि राहुल गांधी को जो है वायनाड से ही लड़ने दिया जाए। हो सकता है कि प्रियंका गांधी को अमेठी से उतार दिया जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे को रायबरेली से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ये भी एक खबर जो है कांग्रेस के गलियारे में तैरती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, या हम ये कहें कि गांधी परिवार ने अपनी मुट्ठी अभी बंद रखी है और ये कहा जा रहा है कि मुट्ठी शाम तक खुल जाएगी और उस मुट्ठी से 2 नाम निकलेंगे और वो अच्छा आश्चर्य जनक नाम होंगे। वो कौन से नाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। शीला कौल के जो है पौत्र की भी बात आ रही है कि उनके पौत्र जो है आशीष कौल भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनको लड़ाया जाएगा क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा क्योंकि गुलबर्गा से उनको लड़ना था, उनकी पुरानी वहां से वो सीट है, उनके दामाद को वहां से लड़ा जा रहा है। अब यही सवाल हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कुछ दिनों पहले ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था और उसके बाद हमने कैमरे पे भी उनसे पूछा था। उनका ये कहना था कि देखिए, गुलबर्गा के लोग चाहते हैं कि वही चुनाव लड़ूं क्योंकि मैं एक बार हार चुका हूं, वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। हाँ, अगर मुझे मौका कहीं और से भी मिलता है तो मैं उस पर सोचूंगा, विचार करूंगा। तो अब गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है कि जो बंद मुट्ठी है अमेठी और रायबरेली को लेकर, जब वो शाम तक खुलती है तो उसमें किसके नाम निकलते हैं। हमारे सहयोगी मोहित को जाना है, चूंकि एक इंटरव्यू का इंतजार कर रहा है, उनका एक अच्छा इंटरव्यू वो बताना चाहेंगे मुझे लगता है। मोहित, अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं निकलने से पहले, अगर कुछ जोड़ना चाहें आप। देखिए, यही है धीरेन्द्र जी, एक और आपको बात बता दूं कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगहों पे तैयारियां जो है मुकम्मल तौर पे कर ली गई हैं। रायबरेली से प्रियंका गांधी के लिए भी तैयारी की गई है, राहुल गांधी के लिए अमेठी से तैयारी की गई है। तमाम बड़े नेताओं के फोन मेरे पास आए हैं अमेठी और रायबरेली के, कांग्रेस के। उनका एक कहना था कि दिल्ली से कब अनाउंस होगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, आप दिल्ली कवर करते हैं, बताइए। हमने तो पूरी तैयारी वहां जो है अमेठी और रायबरेली से कर ली है। तो यानी इंतजार पूरे देश के साथ साथ अमेठी के बड़े नेताओं को भी है और रायबरेली के बड़े नेताओं को है कि कौन सा नाम आने वाला है। तैयारी प्रियंका गांधी के लिए भी की गई है, राहुल गांधी के लिए भी की गई है। शुक्रिया मोहित। मैं अब चलता हूं वीरेंद्र जी के पास। वीरेंद्र जी, जहां से मोहित ने छोड़ा मैं वहीं से पूछता हूं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की, ये कहा जाता है, तो क्या कांग्रेस अभी मुट्ठी खोलना नहीं चाहती है?
क्योंकि बहुत सारे कारण मैंने सुन लिए कि उनके पास बहुत कुछ है, वो बहुत अच्छी रणनीतिकार हैं, उन्होंने काफी बड़े बड़े काम कर दिए कांग्रेस के लिए, लेकिन वो जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए काम अभी नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि जैसे ही वो खुले तो पार्टी बन के आ जाए चमत्कार के साथ। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस भारतीय राजनीति में कोई पहल के जरिए कोई चमत्कार कर सके, कोई नया नैरेटिव खड़ा कर सके, ये शक्ति कांग्रेस कोई नया नैरेटिव खड़ा कर सके, ये ताकत कांग्रेस बहुत पहले ही खो चुकी है। ये बात कांग्रेस के लोगों को इस बात का एहसास है। और मैं अगर तथ्यों के आधार पर बात करूं तो आखिरी बार कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत 1984 में दिसंबर में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब मिला था। उसके बाद से ये 10वां लोकसभा चुनाव है और अब तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस का आंकड़ा इस बार भी 100 के नीचे ही रहने वाला है और कुछ जानकारों का मत है ये 50 के नीचे हो जाएगा। तो यानी 10वीं लोकसभा में है ऐसी जहां लगातार आपको बहुमत नहीं मिल रहा है और कांग्रेस आज भी अब भारत की राजनीति में अपने इस स्तर से आंखें मिलाने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू कम्स टू टर्म विद द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। वो सच्चाई से आंख चुरा रहे हैं और अभी भी वो इसी दावे पे कायम है कि हम अकेले चैलेंजर हैं। आपने कहा जादू की छड़ी, तो ये जादू की छड़ी प्रियंका होंगी। भारत की राजनीति में ये युग बहुत पहले बीत चुका है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी ऐसी पार्टियों के बाद अब जिस तरीके से पूरी राजनीति का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है और पिछले 30 साल से लगातार पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो ग्रासरूट लेवल पे जो डेमोक्रेसी पहुंची है, तो अब ये कोई जो है माई बाप नहीं है कि कोई आपने पेट्रोनाइज कर दिया, आपने हाथ धर दिया, लोग आपके दीवाने हो गए। अब लोग जो हैं आपसे सवाल पूछते हैं और चाहते हैं आपने किया क्या। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने को री इन्वेंट किया 2014 में, आपको याद होगा 1991 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी असेंबली में पहली बार बहुमत मिला था और दूसरी बार बहुमत आने में 26 साल लग गए 2017 और 2012 में बीजेपी की विधानसभा में संख्या घट के 47 पे आ गई थी। लेकिन अगले ही 5 साल में वो 47 से बढ़कर के 300 क्रॉस कर गई थी 2017 में। 2022 में थोड़ी घटी, लेकिन फिर भी 2/3 बहुमत रहा। तो कांग्रेस को ये सोचना हो, तो कांग्रेस अपने को री इन्वेंट करने के बजाय, किसी नए आइडिया पे चलने के बजाय, जनता के बीच में आने की बजाय, जो जैसा उसका मैनिफेस्टो अभी जो जारी हुआ है, वो तो सन 50 के 60 के नेहरू और माओ की जो आर्थिक फिलॉसफी के आधार पर जो उसका मैनिफेस्टो आया है, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, तो इस तरह का जो है उससे लगता है कि कांग्रेस ने पिछले 40 सालों में कुछ नहीं सीखा, वो बदलने को तैयार नहीं है और कांग्रेस ने उत्तर भारत में उसका किला ढह चुका है। इसका संकेत कांग्रेस से लगातार मिल रहा था। जिस तरीके से कांग्रेस ने कर्नाटका के असेंबली चुनाव के समय उत्तर और दक्षिण में भारत को डिवाइड करने की में बंटवारे की एक नई फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश की थी और जिस तरीके से कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार के छोटे भाई जो सांसद हैं, उनका बहुत ही भड़काऊ बयान आया था कि दक्षिण भारत को अलग हो जाना चाहिए। और जिस तरीके से कर्नाटका असेंबली चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, अमूल ऐसी कंपनी जो गुजरात की है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो ऑल इंडिया फर्म है जिसका भारत के हर राज्य में उसके प्रोडक्ट बिकते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। उसको भी इशू बना दिया कि साहब गुजराती लोग यहाँ कर्नाटका में कब्जा करना चाहते हैं और कर्नाटका की जो कोऑपरेटिव डेयरी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो कांग्रेस ने जिस तरीके से नॉर्थ साउथ की एक नई फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश की है, उससे ये साफ हो गया था कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि अब उत्तर भारत में उसको अपने किले को बचाए रखना बहुत मुश्किल होगा। और जो बार बार जो बात कही जा रही कि कोई चमत्कार करेंगे, शीला कौल के पोते को ले आएंगे या उसको ले आएंगे, वो समय अब जा चुका है। अब जो है तीसरे फेज की 3 तारीख को नामांकन खत्म हो रहा है, 2 हफ्ते बाद चुनाव है और एक जिले में, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में न्यूनतम 1100 पोलिंग स्टेशन होते हैं, आपको 5000 से ज़्यादा बूथ होते हैं और एक इलेक्शन को लड़ने के लिए आपको कमिटेड लोगों की टीम चाहिए होती है, 5 से 7 हज़ार लोगों की।
वो 20 दिन में खड़ी नहीं हो सकती, कैसे आप करेंगे? तो अब जो है, और जो कांग्रेस पार्टी ही नहीं है, लोग कांग्रेस की ताकत का अगर आकलन करते हैं कि उसकी लोकसभा विधानसभा में सीटें कितनी हैं, वो एकदम सही मैट्रिक्स नहीं है। कांग्रेस का इकोसिस्टम भी अब जो है ढह चुका है, उत्तर प्रदेश में ढह रहा है। अखिलेश यादव ने ये बात कही है ऑफ कैमरा कि केवल मुस्लिम वोटों के लिए हमें कांग्रेस से अलायंस करना पड़ा। अगर हम कांग्रेस के साथ नहीं जाते, राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमान कांग्रेस को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, इस कारण हम कांग्रेस के साथ आए। तो अखिलेश यादव को भी ये मालूम है कि अगर कांग्रेस का किला अगर ढह गया है, कांग्रेस का इकोसिस्टम भी ध्वस्त हो रहा है, तो 2027 में हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। तो कांग्रेस को अब ये तय करना है कि उसको अपने जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क को रिवाइज करना है। यूपी में 17 सीटें कांग्रेस को 17 सीटें मिली, उनको उम्मीदवार नहीं मिले हैं। इलाहाबाद सीट से जो उनका उम्मीदवार उज्जवल रमन है, वो भी समाजवादी पार्टी से आए हैं। जी, मैं उन्हीं को अब इलाहाबाद ही चलता हूं, आपने इलाहाबाद पे ले जाके छोड़ा है। अनुपम जी, इतनी ज्यादा, मतलब आप ये सोचिए कि 2014 में वो आप ही के शहर का कार्यकर्ताओं का समूह था जो कम से कम पोस्टर लगा के प्रियंका जी को याद कर रहा था, आइए भैया का भार हटाइए, माँ मैया बीमार है। तो मैया तो अभी भी बीमार है, इसी वजह से वो राज्यसभा चली गई, भैया पर अभी भी भार है। लेकिन प्रियंका आ क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि जिस सीट पे 17 बार कांग्रेस जीती हो, अगर हम लोग तब से देखें 67 से परिवार का कब्जा रहा है, इतनी सेफ सीट है। और पिछली बार भी अच्छा मार्जिन था, लगभग 2.25 लाख के मार्जिन से सोनिया गांधी जीती थी और उन्होंने आखिर में भावुक अपील भी की है। तो आपको ऐसा क्या, मतलब आप उसको अगर दर्शकों को समझाना चाहें, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो लड़की लड़ सकती है वो लड़ना क्यों नहीं चाह रही है, वो भी ऐसी सीट से, जबकि वो हिमाचल संकट उन्होंने हल किया। अभी देख रहे थे आप, सरकार गिर रही थी, उन्होंने ये कांग्रेस गठबंधन, सपा गठबंधन फिर इकट्ठा कराया। तो आपको नहीं लगता इतने अच्छी लीडर को अगर वो आती हैं तो बहुत कुछ ताकत मिलेगी रायबरेली को? धीरेन्द्र जी, आपने चूंकि प्रयागराज के पोस्टरों से बात शुरू की, तो पहले मैं बता दूं कि ये कार्यकर्ताओं का समूह नहीं है। गिन के 2 कार्यकर्ता हैं जो समय समय पर इस तरह के पोस्टर लगाते रहते हैं, और कई बार पोस्टर लगाने के लिए पार्टी से सस्पेंड भी हो चुके हैं और फिर से पार्टी में आ जाते हैं। तो ये उनकी अपने एक अलग अंदाज है अपने आप को नोटिस कराने का, चूँकि वो कोई खास पदाधिकारी भी नहीं। बहरहाल, ये प्रयागराज की बात छोड़ भी दें, तो रही बात प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली पे, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि साहब 2 साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए जब प्रियंका ने यह नारा दिया था, और इस दौरान प्रियंका ने एकदम ही उत्तर प्रदेश में पलायन कर दिया। ज़माने बाद वो सहारनपुर में इमरान मसूद के लिए चुनाव प्रचार करती नज़र आईं। चुनाव हार, एक्चुअली उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और कांग्रेस अपने निम्नतम बिंदु पर चली गई। 2 विधायक, उसमें से एक तो रामपुर खास से है, वो कांग्रेस की सीट नहीं है, और प्रमोद तिवारी की सीट है, वो खुद भी निकालते रहे, अब उनकी बेटी निकाल रही हैं। तो 2 विधायक और 2% वोट पे ये कांग्रेस का निम्नतम स्तर छुआ पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। तो ये तो रहा प्रियंका का परफॉर्मेंस जहाँ तक उत्तर प्रदेश का संदर्भ है। मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ तक उत्तर प्रदेश के हवाले से ये उनका परफॉर्मेंस है। उसके बाद वो मध्य प्रदेश गई, वहाँ भी आपने उनका परफॉर्मेंस देखा। उन्होंने नर्मदा पे ढेर सारी परिक्रमा, पूजा, सब कुछ किया, पर मध्य प्रदेश का नतीजा भी आपके सामने था। बहरहाल, प्रियंका गांधी का जहाँ तक सवाल है रायबरेली से लड़ने का, तो देखिए 2-3 ऑप्शन है, तीनों देख लें। एक ऑप्शन तो ये है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ जाए, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ जाएँ। अब आप सोचिए, अगर राहुल हार गए और प्रियंका जीत गई तो क्या होगा? क्योंकि एक बार सोनिया तय कर चुकी कि पार्टी की विरासत, परिवार की विरासत राहुल गांधी को मिलनी है। तो अगर राहुल हार जाते हैं अमेठी में, जहां वो 5 साल फटकने नहीं गए हैं, दूसरी बात उनके सामने एक स्मृति ईरानी जैसा चैलेंजर है जो लगातार वहां जमी हुई है 10 साल से। दूसरी तरफ रायबरेली की एक सेफ सीट है, उसमें प्रियंका की जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर प्रियंका जीत जाती हैं, राहुल हार जाती हैं, तो एक बड़ी विषम स्थिति हो जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए राहुल उत्तर प्रदेश नहीं आते, वो सिर्फ प्रियंका को लड़ाया जाता है। राहुल वायनाड से लड़ रहे हैं, प्रियंका रायबरेली से लड़ रही हैं।
उसमें भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का जो पदार्पण है वो राहुल गांधी को परेशान करता है, क्योंकि राहुल गांधी 50 से ज़्यादा चुनाव हारे हुए नेता हैं। तो हारा हुआ नेता अपने ही घर से एक और चैलेंज लेना पसंद नहीं करेगा। गांधी परिवार की भी बंदर की बातें सामने तो नहीं आती हैं, पर उत्तर प्रदेश में टीम राहुल और टीम प्रियंका के जो डिफरेंसेस हैं बहुत खुलकर सामने आ गए। खास तौर से जब अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं, तब से टीम प्रियंका ने एकदम दूरी बना रखी है। अखिलेश यादव ज़माने से चाह रहे हैं कि अखिलेश, राहुल, डिम्पल, प्रियंका सब लोग मिलकर एक जॉइंट रोड शो करें, पर टीम प्रियंका इसके लिए समय नहीं दे रही है। तो यानी अगर प्रियंका अकेले लड़ती हैं तो भी तो राहुल के लिए दिक्कत की बात है ही, दोनों भाई बहन लड़ते हैं तो भी दिक्कत की बात है। एक तीसरी संभावना बनती है कि प्रियंका चुनाव ही ना लड़ें और राहुल गांधी रायबरेली से आ जाएं। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश, मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है। नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए गुजरात छोड़ के बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा। ऐसे में जब ये मैसेज आ रहा है कि गांधी परिवार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से पलायन कर गया है, तो उसके लिए किसी न किसी मेंबर के लौटने की बात हो रही है। उसमें भी एक ये दिक्कत आती है साहब कि अगर वो रायबरेली आके चुनाव लड़ते हैं तो उनको इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा कि जहां वो ज़िंदगी भर बगल में पड़ोस में अमेठी से लड़ते रहे उसी ज़िले में, तो एकदम से उन्होंने सीट बदल दूसरी सीट कैसे ले ली। उनके लिए वो एक पलायन जैसी स्थिति हो जाएगी और वो पहले भी हो चुकी है बार बार, अब वो उस चीज़ को फेस करना नहीं चाहेंगे। एक आखिरी बात मैं जो हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चूंकि 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो इस चुनाव में भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई निशाना नहीं मिल रहा है। आप राजस्थान जाते हैं तो आप अशोक गहलोत को कुछ कह देते हैं, आप छत्तीसगढ़ जाते हैं तो आप भूपेश बघेल को कुछ कह देते हैं, आप तेलंगाना जाते हैं तो आप केसीआर, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें कोई निशाना नहीं मिल रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में उनकी लंबे समय से सरकार है। ऐसे में अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आते हैं तो आप मान के चलें कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज़बरदस्त निशाना मिलेगा और इसके बहाने वो इस प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए धीरेन्द्र जी, जिस दिन से ये बात चली कि राहुल और प्रियंका उत्तर प्रदेश आ सकते हैं, उसी दिन से एक पैरेलल अफवाह चलने लगी और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये कांग्रेस सर्किल से निकली हुई अफवाह नहीं है। एक पैरेलल बात चलने लगी कि शायद राहुल और प्रियंका राम मंदिर जाएंगे दर्शन करने। इतनी बड़ी ये बात कि मीडिया जाके राम मंदिर के पुजारियों का इंटरव्यू लेने लगा कि राहुल और प्रियंका आ रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो अब इस तरह की एक पैरेलल बात चल रही है। अब इनके साथ दिक्कत है, या राम मंदिर जाएं तो दिक्कत, ना जाएं तो दिक्कत। धीरेन्द्र जी, अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे भी ले लेता हूं कि जिस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं, जो पत्रकारों की बात आपने की, तो इस समय तो चुनाव वोट परसेंटेज बहुत नीचे हो गया और तमाम लोग जो उनके पत्रकार हैं, जो बता रहे हैं, जो उनका यही काम है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये बहुत ताकत के साथ पहले 2 फेज में जुड़ा है और इसीलिए अखिलेश तो चुनाव में उतर आए। उन्होंने भी कहा था अब सब आएंगे, आप देखते जाइए। तो इनको इतनी बड़ी जीत की संभावनाओं के बाद भी उतरने की संभावना क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं लोग? नहीं, मैं समझ नहीं पाया उनको जीत की संभावना, उतरने की संभावना आप कहाँ देख रहे हैं। ये जो अभी आप वर्कर्स की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी का धीरेन्द्र भाई, यहाँ पे एक शायर हुए अकबर इलाहाबादी, तो उन्होंने एकदम मतलब आज से 100 साल पहले एक शेर लिखा था और इसकी यहाँ बड़ी चर्चा रहती है कांग्रेस के हवाले से। उन्होंने लिखा भी कांग्रेस के लिए था कि लीडरों की धूम है और फॉलोअर कोई नहीं, सब के सब जनरल हैं, आखिर यहाँ सिपाही कौन। तो यहाँ पर सब के सब नेता हैं और हकीकत ये है कि इन नेताओं के पास 10 आदमी की फॉलोइंग नहीं है। धीरेन्द्र जी, अच्छा, मैं ये आपके पास आता हूँ। वीरेंद्र जी, जो सवाल है एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपसे चर्चा में आप ही का जो बताया, और 4 जून को रिजल्ट आने हैं और 4 जून को किस्मत का फैसला भी होना है कांग्रेस की, क्योंकि अगर केरल में कुछ भी उलटता है, केरल में डीएमके के सहयोग से तमिलनाडु में, तो कांग्रेस और कहां से देख रही है जहां आपको लगता है कि वो भरपाई करेगी। और 4 जून को ही रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? आपके पास कारण तो है बताने का।
नहीं नहीं 4 जून को रिजल्ट क्यों आ रहे हैं, ये डेट तो इलेक्शन कमीशन ने तय की है। ये महज एक संयोग है कि 4 जून को कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियो ह्यूम का जन्म दिवस है। 1885 में जो इटावा का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था एओ ह्यूम, उसने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। और जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 1985 में, तब कांग्रेस के महासचिव थे के.एम. पनिक्कर के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसने कांग्रेस के इतिहास के ऊपर एक पुस्तक प्रकाशित की थी। वो आज भी बाजार में उपलब्ध है। उसमें उस पुस्तक में कहीं कहीं जिक्र नहीं है सरदार पटेल का या सुभाष चंद्र बोस का। और कांग्रेस के 100 साल पूरे होने पर राजीव गांधी के समय शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, जो आज भी चलती है लखनऊ कानपुर और लखनऊ से चंडीगढ़ और अन्य शहरों के बीच में। तो ये एक महज इत्तेफाक है, एक संयोग है कि कांग्रेस के संस्थापक के और कांग्रेस के लोग अक्सर ये बीजेपी पे व्यंग करते हैं कि आपका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो तो आरएसएस है। तो बीजेपी के लोग पूछते हैं आपका मदर ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो वो बता नहीं पाते हैं कांग्रेस के लोग। वो वास्तव में एलन ऑक्टेवियो ह्यूम है, जो एक स्कॉटिश ऑफिसर था ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स का, और उसने कांग्रेस की स्थापना की थी। और कांग्रेस की स्थापना कुछ इसलिए की गई थी कि 1857 जैसी जो क्रांति हुई थी या गदर हुआ था, उसको भारत के इतिहासकार अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। तो उस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन ना आने पाए, और यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई टकराव की स्थिति हो तो एक समाज के अभिजात वर्ग का एक ऐसा संगठन बना लिया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया जाए जहां पे उन सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया जाए। इस नियत से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो 1912 या 13 में महात्मा गांधी के साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद वो कांग्रेस का भारतीकरण शुरू हो गया। और ये हमें याद रखना होगा, कांग्रेस के 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिटिश सिविल सर्विस के ऑफिसर्स हुए थे जो अंग्रेज थे। तो 4 जून इसलिए एक बड़ा अजीब संयोग है कि वो कांग्रेस के संस्थापक का जन्म दिवस भी है। तो खैर एक ऐसी संयोग है नजरिए से पूछा था, इलेक्शन कमीशन ने जी। मैं एक सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि अभी भी देखिए अपील है, अखिलेश यादव को कुछ भी कहिए, उनके पास एक अपना सेक्शन है जिसके साथ मुस्लिम वोट जुड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम मायावती देखें तो उनके पास एक अपनी ताकतवर काडर वोट है जो उनके साथ है, उसके साथ भी जुड़ता है। कांग्रेस ने ऐसा क्या खो दिया, क्यों मतलब आप उस गढ़ से भी उतरने में डर रहे हैं जो अभी लगातार आप जीत रहे हैं? अगर हम 77 को छोड़ते हैं, फिर एक बार और 2 बार आप छोड़ दीजिए जब आपको बीजेपी के अशोक सिंह ने वो सीट जीती थी, आप वहां भी खो रहे हैं। ऐसा क्या कर दिया कि लोग इतना नाराज हो गए हैं और वहां जहां जाते ही हाथ हिलाने पे वोट मिलते थे, ऐसे वोट गिरते थे, वो अब दिख नहीं रहे? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस का जो जन आधार है यूपी में, बिहार में, उसको छीना है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या लालू यादव की जो जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने। कांग्रेस के आधार को बीजेपी ने खत्म नहीं किया है। कांग्रेस के दलित को, पिछड़े को, मुसलमान को छीना है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने। लेकिन कांग्रेस इन पार्टियों से खुल करके आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को की लड़ने की क्षमता उसने अभी तक दिखाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर काउंटर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और 2014 से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते करते नरेंद्र मोदी की अब बीजेपी ने जो समावेशी और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का जो मार्ग चुना है और जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं, सभी वर्गों का कहीं छोटा, कहीं कम, कहीं ज़्यादा बीजेपी को समर्थन मिल रहा है। और बीजेपी की समावेशी राजनीति ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की जो जाति आधारित डिविसिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बहुत कमज़ोर किया है। बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है और समाजवादी पार्टी का 17 में 47 विधायक थे, इस बार बढ़ के वो 111 हो गए। लेकिन फिर भी अभी भी जातिवादी राजनीति के आधार पर जो जाति का जहर की खेती जो यूपी में पिछले 40 साल में हुई है, उसके अवशेष अभी भी काफ़ी हैं।
और अभी भी बहुजन समाज पार्टी का केवल जात के नाम पर अपना 12 से 20% वोट रहता है। पिछले लोकसभा चुनाव में अब में वो 20% से दूरी चल रही है। समाजवादी पार्टी का वोट भी काफ़ी बढ़ा था 2022 के विधानसभा चुनाव में, गठबंधन के साथ वो 37% पहुंच गई थी। तो अभी भी वो जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ट्रेसेस मौजूद हैं। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि देश में केवल 4 तरह के लोग हैं, युवा है, महिला है, किसान है, गरीब है, तो ये नारा जो एक नई परिभाषा दी है गरीबों की प्राइम मिनिस्टर ने, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के आइडियोलॉजिकल आधार को गहरा आघात पहुंचाती है। तो कांग्रेस को इस पूरे ये जो जटिल सामाजिक स्थिति है प्रदेश की, इसमें अपनी जगह बनाने के लिए एक नया पॉलिटिकल मॉडल उनको खोजना होगा। और वो उस पॉलिटिकल मॉडल को खोजने के बजाय वो राजनीति ले आए हैं कास्ट सेंसस, रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनहेरिटेंस टैक्स और वेल्थ टैक्स। जाति की राजनीति में करके आप समाजवादी पार्टी और लालू यादव की पार्टी से कांग्रेस नहीं लड़ सकती। कास्ट सेंसस कभी भी कांग्रेस का मूल मुद्दा नहीं हो सकता। कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए, 1990 में राजीव गांधी लोकसभा में लीडर अपोजिशन थे और अगस्त 1990 में मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी। तब राजीव गांधी ने लोकसभा में मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ 2.5 घंटे भाषण दिया था, जो लोकसभा की साइट पे मौजूद है, कोई भी पढ़ सकता है। तो इसलिए कांग्रेस जो है ये तात्कालिक तौर से और केवल जो है पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के आधार पर कभी जात का चोला ओढ़ लेती है, कभी कास्ट सेंसस का चोला ओढ़ लेती है, कभी वो जो है दत्तात्रेय गोत्र के वो ब्राह्मण बन जाते हैं। तो जनता अब इस तरह के झांसे में आने वाली नहीं है। अब जनता के सामने एक सस्टेन, एक स्टेबल नैरेटिव और प्रोग्राम वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। और कांग्रेस को ये तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ने साफ बता दिया कि कांग्रेस की राजनीति समावेशी राजनीति नहीं है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स कांग्रेस की नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आप क्या खाएंगे इसकी आपको खुली छूट होगी, लेकिन आप ये खुल के नहीं कह पा रहे हैं कि आपको गोमांस खाने की भी छूट होगी। तो इस तरीके की ये जो एम्बिग्यूटी वाली पॉलिटिक्स है, या जो कहते हैं ऊंट की चोरी निहुरे नूरे नहीं होती है, कांग्रेस को इससे बाहर आना पड़ेगा। कभी आप कहते हैं कि हमने जो अयोध्या का ताला खुलवाया बाबरी मस्जिद का 1986 में, फिर आप कहते हैं कि साहब, और उसके बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम सेतु का कोई अस्तित्व ही नहीं था। फिर जब मंदिर बन जाता है तो आप कहते हैं इसमें बीजेपी का क्या श्रेय है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे बन रहा है। लेकिन फिर ये भूल जाते हैं कि उनके राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने कहा था कि साहब 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला रोक दे, वरना इसको बीजेपी का फायदा मिलेगा। तो खैर कोर्ट ने उनकी बात मान ली और नवंबर 9, 2019 को इसका फैसला आया। तो ये सारी बातें कांग्रेस में जो इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इसमें कौन सा चेहरा असली है, कौन सा चेहरे से हम जुड़ें, कौन सा चेहरा ऐसा है जिससे हम अपने को आइडेंटिफाई कर सकें। मैं अपने को बीजेपी से आइडेंटिफाई कर सकता हूं, समाजवादी पार्टी से कर सकता हूं, बहुजन समाज पार्टी से कर सकता हूं। कांग्रेस में ऐसा क्या है जिससे मैं अपने को आइडेंटिफाई कर पाऊं? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। जी मैं अगर अनुपम जी आपसे पूछूं कि जो एक बात कही है जयराम रमेश ने कि हम एक दूसरे प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि जो काम हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्रचार जो है हमारे मैनिफेस्टो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उससे आम जनता तक हमारी बातें जा रही हैं। यानी जिस मैनिफेस्टो के दम पर वो दक्षिण में जीत का दावा कर रहे हैं, उस मैनिफेस्टो या उस प्रचार के आधार पर अमेठी और रायबरेली में उतरने में दिक्कत क्या है? मतलब ऐसा आपको उस मैनिफेस्टो में क्या लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि ये बहुत ही शानदार विनिंग कॉम्बिनेशन है और राहुल और प्रियंका की जोड़ी इस वक्त छक्कों के साथ है, जो धड़ाधड़ हर गेंद पर छक्का लगा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो यूपी में काम क्यों नहीं कर रहा, ये लग रहा है उनको, या कोई और कारण हो सकता है? मतलब कोई बहुत ही छुपा हुआ कारण है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। धीरेन्द्र जी, देखिए, कभी कभी विधानसभा चुनावों में वादे, कुछ खास स्पेसिफिक वादे, ये बांटेंगे, लैपटॉप देंगे, बस में फ्री सर्विस देंगे, इस तरह की चीज़ें कभी कभी चल जाती हैं।
लेकिन बाई एंड लार्ज चुनाव जो होता है वो भावनात्मक मुद्दों पर होता है, ना मैनिफेस्टो पे होता है, ना विकास के दावों पे होता है, ना विकास के वादों पे होता है। अभी हाल में एक नई चीज़ ये आई है कि फ्रीबीज पे चुनाव होने लगा, ख़ास तौर से जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं। तो अब ये वादे नहीं हैं, ये सीधे सीधे जिसे कहना है रेवड़ियों पे चुनाव होने लगा। ये भी फ्री दे देंगे, वो भी फ्री दे देंगे। अभी मैं राहुल गांधी का देख रहा था, मैनिफेस्टो से हट के आप उनके भाषण देखें, औरतों को 1 लाख देंगे, विद्यार्थियों को जो निकलेंगे उनको अप्रेंटिसशिप के साथ 1 लाख देंगे, किसानों के सारे कर्जे माफ़ कर देंगे, बिजली के कर्जे माफ़ कर देंगे, 5,000 करोड़ का लोन फंड बना देंगे, जो किसान अपने खेत में खेती करेगा उसको मनरेगा में डाल देंगे। ये उनको जो MSP मांग रहे हैं किसान, जो कि अपने आप में इतना बड़ा बजट है, राष्ट्रीय बजट जैसा, MSP भी दे देंगे। जितने बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उन पे हमला भी कर देंगे, सबका एक्सरे भी कर डालेंगे, और उस सब के बाद वो क्या कहते हैं, हम टैक्स भी कम कर देंगे। यानी वो खर्चे इतने कर देंगे कि शायद अमेरिका और रूस मिलकर ना कर सकता हो, और वो जो टैक्स है उसको और कम कर देंगे। पैसा आएगा कहाँ से? ये बात राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में, अपनी भाषणों में कहीं नहीं बता पाए हैं। वो सिर्फ बता रहे हैं कैसे पैसा बहा देंगे। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कुछ ही दिन पहले, मतलब पिछली ही सरकार में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐसी बातों पर कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। धीरे जी वो ये बात सही है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम तो संपत्ति जो लेंगे रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उन्होंने तो कहा है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आप उनके इस बात से अनुपम जी सहमत नहीं लग रहे, मुझे लग रहा। उन्होंने तो बताया है कि वो संपत्ति का सर्वे करेंगे और उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देखिए, संपत्ति लेना, ये संभव नहीं है। संपत्ति लेना, संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना, संपत्ति का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना कोई पहली बार नहीं हो रहा है ना। वो जमींदारी एबोलिशन से लेके टाटा एयरलाइंस छीन के उसको एयर इंडिया बनाने से लेके, बैंकों को नेशनलाइज कर देने से लेके, अब ये सारी चीज़ें आपको याद है। मैं दिनेश जी, मैंने इसको ट्वीट भी किया था कि एक ज़माना आया था 1971 में, इंदिरा गांधी ने जो मैक्सिमम इनकम टैक्स लगाया था वो करीब 98% था। अब आप सीखिए, उसके बाद भी जो ये पूरी घटना देखिए, आपको बताते हैं मणिशंकर अय्यर के बड़े भाई स्वामीनाथन अय्यर, जो कि एक माने हुए अर्थशास्त्री हैं, वो कहते हैं उस समय जो वित्त सचिव थे वो टॉन्ट भी कर रहे थे कि अभी भी 2-2.25 रुपया हमने आपके हाथ में छोड़ा है। तो लेकिन हुआ क्या, इस घटना के मुश्किल से 18-20 साल के अंदर देश दिवालिया हो गया। और आपने देखा 91 में 71 to 91 क्या हुआ, और 91 में आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर देश का सोना गिरवी रखते हैं। तो ये जो आपकी जो बातें हैं कि हम इसको भी नेशनलाइज कर देंगे, उसको बांट देंगे, उसको छीन लेंगे, ये सब पहले भी हो चुका है, कई बार हो चुका है। आपने लोगों की संपत्तियां छीनी है, आपने लोगों का इनकम छीनी है। कोई आदमी अगर 100 रुपया कमाए, अगर आप उससे 98 रुपये टैक्स ले लेते हैं, तो आप वेल्थ टैक्स पहले भी लगा चुके हैं, आप इनहेरिटेंस टैक्स पहले भी लगा चुके हैं। जयराम रमेश कहते हैं कि आप भूल जाते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स हमने राजीव गांधी ने हटाया। जयराम रमेश बताना भूल जाते हैं कि 1984 में जो टैक्स राजीव गांधी ने हटाया, 1953 में उसको जवाहरलाल नेहरू ने लगाया था। मतलब आप देखिए, 53 से 84 30 साल तो चले गया ना। और जब तक हटाया 84-85 में, 4 साल में देश दिवालिया हो गया। तो आपकी जो ये सो कॉल्ड समाजवादी नीतियां थी, एक से लो इधर बांटो, एक से लो इधर, इनफैक्ट देखिए, आप वेल्थ नहीं बांट रहे थे, आप पॉवर्टी बांट रहे थे, और हम पॉवर्टी के दलदल में धंसते चले गए और अंततः दिवालिया हो गए। धीरेन्द्र जी, मैं एक बार उनकी बाइट सुन लेता हूं, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, उन्होंने आज कहा है इस पर। फिर एक सवाल जरूर और लूंगा मैं जी। आपने चुनी कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तो राजनीति का स्तर नीचे गिरता गया है। उनकी जो सीट थी राहुल गांधी की अमेठी, जहां से वो चुनाव लड़ते थे, और उनकी मां जहां से रायबरेली से चुनाव लड़ती थी, दोनों जगह से अभी तक उन्होंने कैंडिडेट भी नहीं दिए। और अब ये कहा जा रहा है, सूचना आ रही है कि दोनों लोग अब चुनाव भी नहीं लड़ेंगे दोनों सीट में, ना राहुल लड़ेंगे ना प्रियंका। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, मीडिया आज सुबह से दिखा रहा है वो सच है या नहीं, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो भी मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा मानना है कि इतना कंफ्यूजन रखना ही उनको आत्मविश्वास नहीं है वो दिखाता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की आज स्थिति बनी है
वो अपनी परंपरागत सीटें छोड़कर भागे हैं। मैं नहीं मानता वो लड़ने की हिम्मत कर पाए। जी एक और मैं चाहता हूं कि जो प्रियंका गांधी ने कहा है वो भी जरा सुन लेते हैं, क्योंकि उनकी भी एक बाइट है हमारे पास जिसको हम सुनना चाह रहे हैं। आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। देखिए वीरेंद्र जी, जो अटैक किया है वो आपको मालूम है प्रज्वल पे किया है, रेवन्ना के बेटे पे, लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो लड़ाई है जिस तरह से लड़ी जा रही है उसका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना ही खत्म हो गया, क्योंकि सीधे तौर पर अमित शाह ने कहा कि वो अपने गढ़ छोड़ के भागे हैं। आप क्यों नहीं लग रहा कि ये जो इतनी ज्यादा प्रचार कर रही हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं, अगर ये लड़ेंगी तो आपको नहीं लगता कि इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, उनको लड़ना चाहिए? वो यूपी से लड़े चाहे ना लड़े, उनका मैनिफेस्टो और जो राहुल गांधी की कैंपेन चल रही थी उसका एक जो दुष्परिणाम सामने आ गया कि कांग्रेस के ना चाहते हुए भी ये लोकसभा चुनाव मोदी बनाम राहुल हो गया, जो कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो जाए, और उसको मालूम था कि राहुल कहीं नहीं ठहरते कांग्रेस के सामने। तो ये तो अब हो गया, और अब ये चुनाव अब आप देखिएगा तीसरे चौथे से लेकर 7वें चरण तक अब आपको यही दिखेगा। अब बीजेपी का सीधा हमला इसी परिवार पे होगा, कांग्रेस पे होगा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे होगा। तो अब इनके पास अपने को डिफेंड करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। और अगर इनको लग रहा है कि ये एचडी देवगौड़ा के ग्रैंडसन को लेके मुद्दा बना सकते हैं, तो वो तो खैर उसके यहाँ तो उसके क्षेत्र में तो मतदान हो चुका है और वो शायद देश के बाहर जा चुका है। जो नया मामला आ गया है अमित शाह का जो डीप फेक वीडियो जो सर्कुलेट किया गया है, और उसमें जिस तरीके से तेलंगाना के सीएम को दिल्ली पुलिस का सम्मन गया है, वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा बड़ा विषय है। और वो 1-2 दिन बोलेंगी मामला ये बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। और वैसे भी आज जो है जेडीएस ने फैसला कर लिया है उसको पार्टी से सस्पेंड करने का, और ये भी कहा है कांग्रेस ने कि भाई उसको बाहर जाने किसने दिया। तो अब ये जो डीप फेक का मामला है और सोनिया और राहुल और प्रियंका का अमेठी रायबरेली से लड़ने का साहस ना दिखा पाना, ये ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं। और ये कांग्रेस के लिए इस पे लड़ना ज़्यादा विकट काम होने वाला है आने वाले दिनों में। अभी तो 1 महीने से अधिक का अब करीब 1 महीने का समय बचा है। 31 क्या 30 मई तक कैंपेन बची है अभी। जी एक आखिरी सवाल अनुपम जी से लूंगा। वैसे मैं बहुत जोड़ दूं यहाँ पे जो बात पहले हो चुकी है। जी अनुपम जी, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर वो दोनों नहीं लड़ते हैं, दोनों अगर कांग्रेस के जो आने वाली पीढ़ी के मतलब या जो जिसकी तरफ कांग्रेस जिनको ऊर्जा का स्रोत मानती है, अपनी ताकत का केंद्र मानती है, अगर वो दोनों यूपी से नहीं लड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसको कैसे देखा जाएगा? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप इसे क्या देखेंगे? आप बताइए। जिनका अपना वोट प्रतिशत 2% तक आ गया है, अगर नहीं लड़ते हैं तो वहाँ पे अपनी एक बात होती है कि साहब व्हाट डू वी हैव टू लूज़, हमारे पास हारने को है ही क्या। एक रायबरेली की सीट है जिस पे कोई ना कोई खड़ाऊ लेकर आएगा। आपने देखा कि एक ज़माने तक सतीश शर्मा गांधी परिवार की खड़ाऊ लेकर रायबरेली और अमेठी दोनों से लड़ते रहे। तो एक ना एक खड़ाऊ पॉलिटिशियन आपको यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जो सोनिया गांधी बचाना चाहेंगी, और ये एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस कभी नहीं हारी। अमेठी में तो आपने देखा संजय गांधी हार गए, आपने देखा सतीश शर्मा हार गए, राहुल गांधी हार गए, पर रायबरेली वो कभी नहीं लूज़ किए। रायबरेली हमेशा उनके पास रही है, और रायबरेली वो सीट है जिसमें पहले 2 बार खुद फिरोज़ गांधी वहाँ पे सांसद रहे हैं। तो वो रायबरेली छोड़ना नहीं चाहेंगे।
लेकिन अब देखना होगा कि इनको आज की तारीख में गांधी परिवार के ऐसे विश्वस्त लोग बहुत बचे नहीं हैं धीरेन्द्र जी, जिनको आप खड़ाऊ देकर भेज सके सतीश शर्मा की तरह। ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अगर आप किसी को भेजते भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए कौन आता है। आपने देखा है कि देखिए एक बार फिर समझिए, चूँकि उस परिवार से इतनी कम बातें बाहर आती हैं कि कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अगर किसी परिवार का दामाद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमें लड़ना है, हमें टिकट दो, और यहाँ तक कह रहा है कि साहब आप हमें टिकट नहीं देंगे तो हमारे पास विपक्षी पार्टियों से ऑफर है कि कहाँ अपना समय नष्ट कर रहे हो, हमारे पास आओ, हम सांसद बना देंगे। यदि किसी परिवार का दामाद चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हो और परिवार उसको सिरे से इग्नोर कर रहा हो, तो आप मान के चलें कि परिवार के अंदर उतनी जिसे कहना स्मूथनेस नहीं है जितना बाहर खबरें ना आने की वजह से लोग समझते हैं। धीरेन्द्र जी। हाँ जी, आप दोनों जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दर्शकों को सिर्फ ये और बता दूं कि ये जो बात हुई कि रायबरेली आखिर अविजय किस तरह से है, तो फिरोज गांधी उसको जीतना शुरू किया था, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई बीच में। हालांकि जब उनकी असामयिक मृत्यु हुई तो उसमें चुनाव अलग से हुआ, उस पर इनके परिवार का नहीं था। फिर लगभग 67 से 77 तक लगातार इंदिरा गांधी जीतती रही। 77 में राजनारायण उनको हराते हैं। उसके बाद से फिर इंदिरा गांधी जीतती हैं 80 में, लेकिन उस सीट को छोड़ देती हैं, मेडक को रख लेती हैं क्योंकि वो नाराज हो गई थी। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि चुनाव किस तरह बदलता है। उसके बाद फिर अरुण नेहरू आते हैं थोड़े समय के लिए। फिर 1989 से शीला कोल रहती हैं, 2 बार शीला कोल रहती हैं। उसके बाद 2 बार बीजेपी के अशोक सिंह जीते हैं। ये वो समय, ये पूरी सीट सिर्फ आज तक 52 से सिर्फ 3 ही बार गई है विपक्षियों के पास, तो उसमें से 2 बार अशोक सिंह बीजेपी के और फिर 1 बार ये। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि 2004 से पहले 1999 में एक सतीश शर्मा आते हैं और फिर 2004 से लगातार सोनिया गांधी जीतती हैं। लेकिन इतने वफादार खोजना जहां खत्म किया था अनुपम जी ने, वहीं से मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या वाकई कोई ऐसी खड़ाऊ खोज पाएंगे जिसको कोई भरत की तरह अपने सर पर रखे और इंतजार करे कि कब वापस गांधी फैमिली का कोई शख्स आए और यहाँ के लोगों को फिर से इस बात के लिए गौरवान्वित करे कि उन्होंने गांधी परिवार को चुना है। बल्कि प्रियंका गांधी का जो रिकॉर्ड है उसको भी मैं एक बार इसलिए पढ़ देता हूँ क्योंकि दर्शकों को ये पता चले कि 2019 में प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं वाराणसी में लड़ूंगी। उससे पहले 2004 में उन्होंने सोनिया गांधी का प्रबंधन किया। फिर ये 23 जनवरी 2019 से पार्टी की चुनाव प्रभारी थी पूर्वांचल की, यानी 40 सीटें जिताने की जिम्मेदारी थी। वो एक सीट जो रायबरेली की लगातार जीती जाती रही वही रही, यहाँ तक कि अपने भाई की सीट भी वो खो बैठी उस प्रचार में। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इन्होंने 2017 में जो 2 लड़कों का गठबंधन हुआ था उसमें इनकी भूमिका थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने उस समय ये कहा कि इनको अगर हम ये नेतृत्व संभालती हैं तो ये पूरी कांग्रेस का रिवैम्प कर देंगी, कांग्रेस को दोबारा से पुनर्जीवित करेंगी। इसके अलावा 2018 में कहा गया कि कर्नाटक में इन्होंने कांग्रेस और जेडीएस, जिसको वो अभी मंच पर बोल रही थी जिनके लिए, उसी जेडीएस के साथ इन्होंने जो गठबंधन बनाया उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी। इन्होंने ये राहुल गांधी को कहा कि वो कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद का बनने दे। 2019 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ 2018 में, तब भी इनकी भूमिका थी और ये 100 के करीब टिकट इनकी मर्जी से बदले जा चुके हैं। ऐसे में जब आप इतना काम पर्दे के पीछे कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की उम्मीद बेजा नहीं कि आइए ज़मीन पर लड़िए और कांग्रेस की चुनौती को विपक्ष या जो अब सत्ता में है उन तक पहुंचाइए। देखना है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा क्या वाकई सिर्फ नारा रह गया या यहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को लगेगा कि कांग्रेस परिवार का एक और सदस्य अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो रहा है। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। देखते रहिए सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर। कल फिर किसी और ऐसे ही विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।